मैं पंडित केशवलाल पालीवाल, वास्तुशास्त्री, उदयपुर राजस्थान से हूँ। पिछले 25 वर्ष से मैं इस वास्तुशास्त्र के सब्जेक्ट में पूर्ण रूपेण पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और इस विषय के अंदर जितना गहरा जाएंगे उतना ही कम लगता है। बहुत ही पारंगत, बहुत ही गुड ज्ञान है। अपने ऋषि महर्षियों को नमस्कार करता हूं मैं कि जिन्होंने इतना बारीकी से बारीकी ज्ञान की गणनाएं करके, इस भूगोल की सूक्ष्म गणनाएं करके इस विज्ञान को प्रतिपादित किया, सिद्धांत को प्रतिपादित किया, विज्ञान के सार स्वरूप निकाला कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो पृथ्वी एक भूभाग है उसके अंदर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जो किया जाए, जिसके अंदर जो जीव चराचर जगत जो निवास करे, उस वास्तु में, उस मकान में या उस प्रकार के निर्माण कार्य में रह करके वो प्राणी अपने कर्म को सक्सेस हो गए, अपने काम में सफलता प्राप्त करे। इसके लिए उन्होंने ऋषि महर्षि ने अपने इस ज्ञान को प्रतिपादित किया, जिस शास्त्र को सिद्धांतिक किया, वह शास्त्र वास्तुशास्त्र है। इसको हम लोग वास्तुशास्त्र कहते हैं। वास्तुशास्त्र वस्तुतः पांचों तत्व जो आकाश, पृथ्वी, हवा, जल एवं अग्नि, पांचों तत्वों का समानुपातिक मिश्रण का नाम वास्तु है। वास्तु एक्चुअली क्या है? पांचों तत्वों का समानुपातिक मिश्रण का नाम है वास्तु शास्त्र। जो शास्त्र इस सारी व्यवस्थाओं को बैलेंस करने की कला सिखाता है, या जो ज्ञान है, वह वास्तु शास्त्र है, वह वास्तु कला है। वास्तुशास्त्र विशेष तौर से यह वास्तुशास्त्र प्राचीन समय से चला आ रहा है। आज का नया ज्ञान नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन है। द्वापर युग से तब से ही सिद्धांत का ज्ञान किया गया था। मय नामक जो राक्षस था, इधर भगवान विश्वकर्मा जी जो थे देवताओं के, उन्होंने विश्वकर्मा जो थे द्वारकापुरी का पूर्ण निर्माण शास्त्र से किया था। और मय जो नामक जो राक्षस था, शिल्पी था, वो व्यक्तियों का पारंगत विद्वान था मय, उन्होंने भी इस शास्त्र को पूरा उपयोग किया था। उसके कारक है वो चीज। तो वास्तुशास्त्र वह कला है जिसके बेसिक से पूरा निर्माण स्ट्रक्चर या ढांचा या वास्तु जो निर्माण किया जाता है, तो उस वास्तु के अंदर जो भी कर्म किया जाएगा वो सक्सेस होगा। वह कर्म, उसमें सक्सेस मिलेगी, उसमें सफलता मिलेगी, वही वास्तु का ज्ञान है। अब मैं आपको बेसिकली आज तारीख को 30 अगस्त 2018 को शुरुआत कर रहा हूं। मैं, मेरे मन में आया है कि अपना भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था। समय के अनुसार कुछ अंतर आता है, वो अवश्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो होना तो है ही है, किंतु जहां तक वास्तु का सवाल है, तो इस शास्त्र का सवाल है, तो भारतवर्ष शुरुआत से ही आप देखें संघर्षमय रहा है, क्योंकि उत्तर में हिमालय आ गया है पूरा। शास्त्र का सिद्धांत कहता है उत्तर और पूर्व दिशा हमेशा नीची रहनी चाहिए। इसी वजह से भारत हमेशा स्ट्रगल, संघर्ष करता रहा है। बाहरी आक्रमणों से बाहर के लोग आकर के अपना पूरा का पूरा प्राकृतिक जमा करके करते रहे, किंतु वो फिर भी
उनको अंतोगत्वा यहाँ से परास्त होकर बाहर जाना पड़ा है। उसका कारण है, आप देखें कि भारत का जो मानचित्र है पूरा एक श्री का शय बनता है, पूरा एक श्री यंत्र का शय बनता है। इसलिए विश्व के अंदर सिर्फ एक भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां आपको मैक्सिमम अध्यात्म विज्ञान की व्यवस्था आपको इस देश के अंदर मिलेगी। ये इस पूरा श्री शैव जो है ये देवीय व्यवस्था है। इसके कारण जो है जितने भी अवतार जितने हुए हैं या जितना ज्ञान योग भक्ति ये सारी व्यवस्थाएं धर्म की व्यवस्थाएं सारी भारत के अंदर आपको पाई जाएगी। बड़ी अनूठी है, विश्व में और किसी देश में देखने को आपको बहुत कम मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा। और ये ज्ञान यहीं से बाहर गया हुआ है। तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं। मेरे मन में आया है कि अपना देश पुनः विश्व का सिरमौर बने, ऐसी मेरी भी दिल की तमन्ना है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी ऐसी व्यवस्था को प्राप्त हो, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए वास्तु का पूर्ण रोल जो रहता है, पूर्ण योगदान जो रहता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तो ये जो रोल है वो सब लोग अदा करें। अपने देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश की धार्मिक व्यवस्था, देश की न्याय व्यवस्था और हर तरह से विकासशील नहीं अपना देश बहुत ही कम समय में विकसित देशों में बिल्कुल आगे आ जाए, ऐसी मेरी दिल की इच्छा है। मेरे पास जो 25 वर्ष से पीछे का जो ज्ञान शास्त्र का है, जो मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, जो परामर्श दे रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल से, मैंने मेरे जीवन में कई एक लोगों को समस्याओं से मुक्त कराया है। कई लोग जो बिल्कुल रोड पर आ गए थे, बिल्कुल शून्य आ गए थे, आज ईश्वर के दया से वो खूब सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। कई इंडस्ट्री स्थापित कर चुका हूँ मैं ऐसी, कई लोगों के मकान बनवा करके सुख समृद्धि को प्राप्त करा चुके हैं लोग, और आज भी निरंतर सुख समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत ही दिव्य ज्ञान है ये वास्तुशास्त्र है। तो इसी विषय में आज जो अपन शुरुआत कर रहे हैं, मेरे मन में आ रहा है कि सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, ईश्वर सबका अच्छा करे, भगवान सबका मंगल करे, सब आगे बढ़े, सब सुखी रहे, सब समृद्धशाली बने, ऐसी मेरी दिल की तमन्ना है। इसलिए मैं अपने जीवन से, अपने ही शरीर से, अपने पास में जो ज्ञान है, कुछ ज्ञान मेरे पास जो है, उसके द्वारा मैं भी जो योगदान कर सकता हूँ उस देश के डेवलपमेंट के लिए, मैं भी करूँ, ऐसी मेरी मन में तमन्ना है। तो ये सोच के मैंने YouTube पे कुछ एक बेसिक वास्तुशास्त्र का जो नॉलेज है, ज्ञान है, शुरुआती आज से शुरुआत कर रहा हूँ जो YouTube पे लोड करके, ताकि विश्व के भी सभी अपने लोग इसका फायदा उठा सकें, भारत देश के सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, ऐसी मेरे मन में तमन्ना है। आज इस शास्त्र के अंदर लोगों की दौड़ सी मची हुई है, क्योंकि चमत्कारी ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण सिर्फ वास्तुशास्त्र ही आदमी उपयोग में लेगा तो उसका जीवन संपूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किंतु वास्तुशास्त्र के द्वारा आदमी का अपना 50% लाइफ के अंदर योगदान वास्तु का होता है। 50% के अंदर उसका ज्योतिषीय मूल योगदान है, उसके अपने कर्म है, उसका अपना प्राचीन जो योगदान है वो जरूर है, उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं, किंतु 50% जो योगदान मिलेगा उसके अपने कर्म करने में, उसमें वास्तुशास्त्र का 100% रोल रहता है। इसमें कोई शक नहीं है, निशक नहीं है। मैंने मेरे इस 25 साल के कार्यानुभव में इस प्रकार के उदाहरण स्थापित किए हैं जो लोग विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, उनके जीवन में नहीं सोच सकते थे कि हम कभी ऐसी प्रोग्रेस भी कर सकेंगे, हमारा जीवन भी कभी चेंज हो सकेगा। किंतु हमने ऐसा किया है। हम तो नतमस्तक हैं, हम ऋषि महर्षि को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस ज्ञान को प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत को बनाया। आज हम लोग उन्हीं सिद्धांतों की
संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। एक बेसिक कंसेप्ट मैं तैयार कर रहा हूँ कि आप लोग जनरली अपने जीवन में इस शास्त्र का उपयोग कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि आप मूलतः वास्तु की बेसिक चीजें भी यदि आप उपयोग में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये शास्त्र ऐसा है कि इस शास्त्र को इंप्लीमेंट करने पर संबंधित आपके कर्म में जो सफलता है वो आपकी 3 दिन से इवन टू, मैंने तो यहाँ तक मेरे जीवन में जो तजुर्बा रहा है, मैंने 3 घंटे के भी परिणाम देखे हैं। किसी को 12 बजे सुधार करवाया था तो 3 बजे उसने मेरे को घंटी किया, पालीवाल जी मेरा जो 12 वर्ष से काम नहीं हो रहा था वो काम मेरा हो गया। तो ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। तो मैं आपको शुरुआत करने के लिए कम से कम मैं आपको 3 दिन की बात करता हूँ कि 72 घंटे से इसके परिणाम स्टार्ट हो जाते हैं। वो परिणाम आपके चलते चलते 3 दिन से 30 दिन से 3 महीने से और मैक्सिमम 1 साल तक तो ऐसा कोई कर्म नहीं बचता है जिसके उसको महसूस नहीं हो जाए, जिससे उसको रिजल्ट नहीं मिल जाए वास्तु का। ये तो गारंटी है, पूर्ण रूपेण गारंटी है। और 1000 दिन में तो कैसा भी वास्तु हो वो रिजल्ट दे ही देगा, इसमें कोई शक नहीं है किसी प्रकार का। तो आज अपन कुछ शास्त्र की चर्चा करेंगे, इस वास्तु शास्त्र की चर्चा करेंगे जो मेरा मूलगत विषय रहा है और मेरा कर्म यही है। मैं पीछे के कई सालों से यही कर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चमत्कारिक ज्ञान का लाभ सबको मिले। आजकल टेक्नोलॉजी का समय है, इसलिए मैंने भी प्रयास आज से प्रारंभ कर रहा हूँ कि सभी लोगों को अधिकतम इसका लाभ मिल सके। आप बेसिक नॉलेज में दे रहा हूँ, आप उसका लाभ ले रहे हैं, उसका परिणाम प्राप्त करें, उसके बावजूद भी आपको अच्छा लगता है, ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें भी आप मौका दें। कोई बात नहीं, मैं सदैव आपकी सेवा में तैयार हूँ। मेरे मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। मैं प्रॉपर जयपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा मूलतः काम यही है, मैं 24 ही घंटा इसी विषय में रख लेता हूँ। और मेरा अधिकतम, मैं बिल्कुल छोटे से गांव से निकल करके यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की समस्या आती है, वो कैसे जूझता है और उसे कैसा अनुभव करता है। मैं सब अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ किसी बात को। आज भी लोग, मुझे कई लोग आज भी कहते हैं पालीवाल जी क्यों नहीं आप जो है बहुत अच्छा चार्ज, अच्छी फीस चार्ज क्यों नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि चार्ज फीस करना अपनी जगह पर है, किंतु जो तकलीफ में है, जो दुखी है, जो प्रॉब्लम में है, उसको हम बाहर से निकालते हैं। उसकी सद्दुआएं कितनी बड़ी होती है, हमारी फीस तो कुछ नहीं होती है, हमारी फीस से ज्यादा फीस भी वो होती है उनकी जो सद्दुआएं हमें मिलती है कि पालीवाल जी ने हमको बचा लिया, पालीवाल जी ने हमारे को बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंचा दिया। खैर, मैं पहुंचाने वाला कौन होता, ये सब ईश्वर की कृपा होती है। हम तो सिर्फ निमित्त बन जाते हैं कि केशुलाल पालीवाल तो एक निमित्त है। कौन है? वो उदयपुर वाला, राजस्थान वाला केशुलाल पालीवाल। आप जिधर भी जाए लोग इसलिए पूछते हैं कि इंडिया में सिर्फ मात्र एक आदमी ऐसा है जो खुल के बात करता है। मैं जनरली भी आज विजिट करना चाहता हूँ तो सारे सिद्धांतों को, जो संबंधित कोई सिद्धांत होता है, मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको भी इसका लाभ मिल सके। क्लाइंट्स कहते हैं पालीवाल जी आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो जितना स्पष्टीकरण करते हो आप। मैंने कहा मेरा क्या जाता है, ये ज्ञान है, ये मां शारदा की कृपा है, उसने ज्ञान दिया है, तो मैं उसका लाभ आपको भी दे रहा हूँ। तो इसमें कोई मेरा नहीं है, ये धरोहर है जिसे मुझे आगे ट्रांसफर करनी है, तो आप भी उसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे बेसिक रूप से वास्तु शास्त्र के अंदर किस प्रकार का इन 5 तत्वों का योगदान रहता है और बेसिक किस प्रकार की चीजें जो होती है जनरल वास्तु में सामान्यतः तौर से, आज के टॉपिक में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये शास्त्र सामान्यतः 5 तत्वों में बेसिक है, उसके बावजूद इसका बेसिक आधार है, आप समझ लीजिए। आज मैं खुलासा कर रहा हूँ कि बेसिक आधार इसका दिशाएं हैं, दिशाओं के आधार से बना हुआ शास्त्र है जिसको हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को देखने से पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा। आप देखिएगा
कि आपको सबसे पहले कोई भी वास्तु हुआ, वास्तु वस्तुतः किसी भी प्रकार के निर्माण की प्रक्रिया है, आपका वास्तु ये आपका शेप हो सकता है, आपका शेप कुछ भी हो सकता है, आयताकार हो सकता है, आपका रेक्टेंगल शेप हो सकता है, आपका ट्रायंगल हो सकता है, आपका षटकोण हो सकता है, आपका बहुमुखी हो सकता है, आपका सहमुखी हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपका वास्तु हो सकता है। किंतु उस वास्तु में जाने से सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इष्ट दिशा कौन सी है। सबसे पहले आपको इष्ट दिशा आपको देखनी पड़ेगी। ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ, और ये आपका साउथ हुआ, और ये आपका नॉर्थ हुआ। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो वास्तुशास्त्र के अंदर किसी भी चीजों को दिशा देखने के लिए ये बेसिक दिशाएं 4 दिशाएं होती है। किंतु अब आपको मैं थोड़ा सा इससे आगे ले जाता हूं इस ज्ञान को समझने के लिए कि इसी प्रकार से इसकी आप दिशाओं को 4 मूलतः मेन बेसिक दिशा आपकी होती है। किंतु थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। बहुत सिस्टम सरलतम पद्धति से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का कोशिश करें। उस वास्तु को आप 9 भागों में आप डिवाइड कर दें। इस प्रकार से आपने 2 लाइनें एक खींच दें, कोई भी वास्तु हो कहीं पे भी हो, और आप इस प्रकार से 2 लाइन ऐसे भी खींच दे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आपके लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया। अब इसके अंदर आपको जो आपको खंड दिखाई पड़ते हैं, इसमें से ये जो जाएगा ये आपका सबसे पहले आपको दिशाएं समझनी पड़ेगी बेसिक। इसलिए मैं प्रारंभ वहीं से कर रहा हूँ कि तत्व 5 है, किंतु आप ये बेसिक दिशाओं का खेल है पूरा का पूरा। तो गेम, ये पूरा का पूरा गेम जो डिपेंड करता है वो वास्तुशास्त्र दिशाओं पर आधारित है क्या। जब तक यदि आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तब तक आप शास्त्र की किसी भी चीज को कोई भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर रहे हैं तो उसके परिणामों की श्योरिटी नहीं है कि आप जो चाहे वांछित आपको फल मिले उसका। तो मैं आपको अब इसको आगे और डिवाइड कर रहा हूं। इसकी 4 ये मूल दिशाएं हैं, 4 इसकी उप दिशाएं हैं। इसको हम लोग अग्निकोण कहते हैं। जिसको इंग्लिश में हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं। ये इसकी दिशा होती है नैऋत्य कोण। जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट। ये इसका होता है वायव्य कोण। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। 2 दिशाओं की मिली हुई दिशा का कोण जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। इधर वाला साउथ वेस्ट कहलाता है, ये साउथ ईस्ट कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ईशान कोण। इसको इंग्लिश में हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से 4 की उप दिशाएं हो गई। कितनी दिशा हो गई? 8 दिशा हो गई। 8 दिशा, उसके अंदर में ये है इसका ब्रह्म स्थान। ये इसका ब्रह्म स्थान है। किसी भी वास्तु में बेसिक रूप से उसका ये बीच वाला जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसको हम लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं। मोटे मोटे तौर की बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। डिटेलिंग में जब हम जाएंगे तब अब इस 9 भाग को फिर से एक पार्ट को 9 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 90 81 81 टाइप्स हो जाएंगे, आपके पद खंड में विभाजित हो जाएगा ये। किंतु वो बाद में मैं ले जाऊंगा। एक बार आपको बेसिक समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि आप देखेंगे कि ये आपकी जो दिशा होती है वो आपकी साउथ दिशा है, ये आपकी दिशा है, वो आपकी नॉर्थ दिशा है। ये वाली जो जगह बन जाती है अब आपकी ईस्ट दिशा बन जाती है। ये आपका अग्निकोण है, आपका जो साउथ ईस्ट हम कहते हैं। ये आपका ईशान कोण है, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका वायव्य कोण है जो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, और ये आपकी जो है पश्चिम दिशा है जिसको हम वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। और ये आपका नैऋत्य कोण है जिसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। और ये बीच वाला हिस्सा हमारा ब्रह्म स्थान कहलाता है। कहीं कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा और समझने के लिए बेसिकली सिद्धांत में आपको ज्यादा डाइवर्ट नहीं करता, मैं आपको इतनी सी डाइवर्ट करूंगा कि ये जो दिशा बनती है इसको हम लोग यहीं से 2 पार्ट कर देते हैं, इसको भी 2 पार्ट कर देते हैं, इसको भी 2 पार्ट कर देते हैं, इसको भी 2 पार्ट कर देते हैं। उस केस में
ये जो हमारा अग्निकोण कहलाएगा, जो अग्निकोण पूरी जगह हमारे को अग्निकोण कहेंगे तो हमारे दिमाग में पूरा अग्निकोण आ जाएगा। और यदि हम लोग कहते हैं नहीं ईस्ट साउथ ईस्ट बोलेंगे तो ये हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट है, जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी अग्निकोण, यानी कि पूर्व दिशा वाला जो अग्निकोण कहलाएगा वो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा कहलाएगी। ये जो कोण आएगा ये साउथ ईस्ट साउथ है, साउथ ईस्ट साउथ, यानी कि आपका दक्षिणी अग्निकोण है। ये आपका साउथ साउथ वेस्ट है, दक्षिण की तरफ वाला जो पार्ट कहलाएगा साउथ साउथ वेस्ट। ये पश्चिम की दिशा वाला कहलाएगा तो हम लोग बोलेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट बोलेंगे। यहाँ आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। और इधर वाला हमारा क्या कौन सा नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। और ये ईशान कौन सा लगाएगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि कहीं कहीं आपको इस कोण से विभाजित होना पड़ेगा तो आपको ये चीज काम आएगी, मैं आपको अभी से इसलिए बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह से अब आपने दिशाओं का ज्ञान कर लिया कि ये तो हमारा ब्रह्मस्थान है जो आकाश तत्व का प्रतीक होता है। आकाश हमेशा खुला होता है, अनंत होता है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, अनंत है, वो हमारा स्थान है ब्रह्मस्थान। किसी भी वास्तु के अंदर ये ब्रह्मस्थान कहलाएगा। बीच वाला एरिया जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये और सूक्ष्म होता जाएगा, किंतु मोटे मोटे तौर से एक बेसिक कंसेप्ट से ये ब्रह्मस्थान कहलाएगा। तब आप आगे आएंगे, एक बार फिर से आप इसमें निगाह मार लीजिएगा कि दिशाओं को समझने के लिए कौन कौन सी चीज होती है। अब हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं तो अपन लेते हैं आवासीय वास्तु। मोटा मोटे तौर से समझने के लिए रेजिडेंशियल वास्तु को अपन लेते हैं। अपन रेजिडेंशियल वास्तु पे अपन डिस्कस करते हैं मोटा मोटे तौर से। रेजिडेंशियल वास्तु के अंदर किसी भी के अंदर यदि पहली सब चीज तो जिधर रोड होगा, जिधर भी रोड होगा, समझने की बात है कि उस रोड को उस फेसिंग कहा जाएगा। फेसिंग कैसे कहा जाएगा, सपोज करो ये हमारा प्लॉट है, हमारा दरवाजा इस तरफ है, हमारा रोड इस तरफ है। सपोज कीजिए कि हमारा रोड चल रहा है तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग हो गया। इधर यदि रोड चलेगा तो हम इसको नॉर्थ फेसिंग कहेंगे। ये रोड हमारा चल रहा होगा, यू रोड यू चल रहा, बाहर निकलेंगे ये रोड आ रहा है तो हम इसको साउथ फेसिंग कहेंगे। और इधर आएगा हमारा, इसको हम लोग वेस्ट फेसिंग कहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी पूर्ण दिशाओं रूपी भी प्लॉट आपको नहीं मिला हो, जिस बिल्डर ने काटा हो या आपको जहां जैसी जगह मिली हो वो हो सकती है, क्योंकि दिशाएं आप नहीं बदल सकते। आपका प्लॉट हो सकता है कि बिल्डर ने जहां से मिला, जैसी व्यवस्था आप जैसा बना रहे हैं उसको टेढ़ा मेढ़ा आप घुमा सकते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लॉट का आपका ये फेसिंग भी हो सकता है तो हम लोग उसको साउथ वेस्ट फेसिंग कहेंगे, साउथ ईस्ट फेसिंग कहेंगे, इस फेसिंग का हुआ। और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग सामने आ गया तो हम लोग इसको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कहेंगे। और ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग का भी हुआ तो हम लोग इसको नॉर्थ वेस्ट फेसिंग कहेंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम दिशाओं का कहते हैं, सेम यही गणित हमारी काम लगेगी। अब आप कहेंगे साहब दिशाओं का ज्ञान हम कैसे कर लें, तो आजकल प्राचीन अपने ऋषि महर्षियों ने इतना ज्ञान खोज रखा था कि शंकुरोपण करके सूर्योदय जो होता था उसके आधार से पूरी दिशाओं का ज्ञान करते थे। किंतु आजकल आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है, सारा आपको रेडी रिकॉर्डर मिल रहा है। आप कंपास एक दिशा सूचक के अंदर आप ले लीजिएगा। आजकल तो स्मार्टफोन में भी आपको कंपास लोड किया हुआ मिल जाता है। तो आप उठाएंगे कंपास को तो आप जिधर नॉब रखेंगे तो आपका कंपास कहलाएगा 90 डिग्री। यदि आप इधर रखते हैं और यदि ये 90 डिग्री दिखाता है, इट मींस ये आपका ईस्ट है, दिस इज योर ईस्ट, हम लोग इसको ईस्ट फेसिंग कहेंगे। और यदि ये आएगा तो ये 180 डिग्री तो ये साउथ फेसिंग कहलाएगा। 180 डिग्री का है, इट मींस आप उसको कहेंगे कि ये साउथ फेसिंग है।
ये आपका 270, ये वेस्ट फेसिंग कहलाएगा, और ये आपका 0 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि पूरा जैसे आपने भूगोल पढ़ी है, भूगोल का आपको ज्ञान है, तो आप ध्यान रखें कि पूरी 360 डिग्री पर पृथ्वी से पूरा इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपके तरंगे जो वेव मिलती है 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 27 डिग्री है। अब आप कहेंगे कि जब डिग्री फेसिंग हो जाएगा तो पुनः ये दिशाएं 45 डिग्री में कट जाएगी, यानी कि आपका ये 45 आप नहीं देगा, 90 प्लस आप नहीं देगा 45, यानी कि आपको ये 135 डिग्री आ जाएगा समझने के लिए। तो 135 डिग्री आ रहा है, इट मींस आपका साउथ ईस्ट है ये चीज। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको गणित दे रहा हूँ, इस तरह से इसको जोड़ते रहेगा, इसमें फिर 45 जोड़ते रहेगा, इसमें 45 जोड़ते रहेगा, तो आपको ये एक्यूरेट इसके डायरेक्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने आपको एक सूत्र बता दिया, 90 में आपको 90 डिग्री की एक दिशा है, तो 45 डिग्री इसकी सूत्र दिशा है, तो 45 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री के सामने आपको ये आ जाएगा। जब 35.5 डिग्री आ जाएगा तो सेम चीज 22.5 डिग्री इधर होगा और 22.5 डिग्री होगा, 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर। ये 45 डिग्री की एक्यूरेट गणित है, आपको कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग किस फेसिंग पे डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूं कि ये मैंने आपको दिशाओं का एक ज्ञान दे दिया है, तो कहने के लिए हमारे पास में दिशाएं कितनी हो गई साहब? एक तो हमारी जमीन, पृथ्वी तत्व हमारा जो साउथ वेस्ट कारक होता है हमारा, दूसरा हमारा दिशा जो अनंत ऊपर वाला आकाश तत्व जो हमारा पृथ्वी 2 और 8 दिशाएं है। तो टोटल कितनी दिशाएं हो गई हमारे पास में? 10 दिशाएं हो जाती है, 10 दिशाएं हो जाती है। तो 10 दिशाओं के आधार से ये सारा शास्त्र चलता है। बस इतना आप समझ आएंगे, बहुत अच्छी बात है। यदि आप 22.5 डिग्री दिशा वाले समझ जाएंगे तो आप इसके एक्सपर्ट विद्वान हो जाएंगे। किंतु कोई बात नहीं, आपको 45 डिग्री तक 10 दिशाओं का भी यदि आपने ज्ञान रख लिया तब भी आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा। आप 80% इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे, नॉलेज हो जाएगा आपको। दिशाओं में जब तक आपकी कंसेप्ट पकड़नी होगी तब तक इस ज्ञान को समझना बहुत ही कठिन होगा। अब चलते हैं अपन रेजिडेंशियल वास्तु के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। बेसिकली सिंपली सब चीज आ जाएगी। बेस रेजिडेंशियल वास्तु को बना के चलते हैं, इसमें आपके कमर्शियल भी आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी मोटा मोटा तौर से। अब अपन समझेंगे साहब कि यदि सपोज कीजिए कि हमारा प्लॉट इस फेसिंग है, प्लॉट चाहे आपका रेक्टेंगल शेप है चाहे आपका स्क्वायर शेप है, कोई बात नहीं, जो भी शेप आपका है, शेप वाइज इसकी आकृति क्या है, इसके प्रकार क्या है, उसके अनुसार भी परिणाम मिलते हैं उस वास्तु में रहने वाले प्राणियों को। किंतु अभी हम लोग एक सामान्य तौर से एक रेक्टेंगल शेप बेसिकली या एक स्क्वायर शेप को आधार मानते हुए हम लोग चर्चा करते हैं इसकी। तो अपन ये मान के चलेंगे कि हमारा ये जो जोन आता है ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन है, तो हम लोग इसको पूरे को मिला करके हम लोग नॉर्थ ईस्ट जोन बोलते हैं। ये हमारा जो पूर्व दिशा है। अब हमारे पास में मोटा मोटी तौर से ये हमारे प्रवेश द्वार के लिए उचित स्थान होता है। प्रवेश द्वार के लिए स्थान हमारा बहुत ही उचित स्थान होता है कि इस जगह पर निवास करने वाले लोग यदि इस जगह से अपना मेन एंट्रेंस बना रहे हैं तो उस केस में उनको इस एंट्रेंस से, इस प्रवेश के द्वारा, उस प्रवेश का रिजल्ट जो रहता है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो इस विषय में क्या होना चाहिए, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। एक तो इसके अंदर अपने को किसी भी प्रकार से मल मूत्र गंदगी नहीं होना चाहिए। ये ईशान कोण कहलाता है, ये देवताओं का, गुरु का स्थान है। ग्रहों के अंदर सभी देवी देवताओं का स्थान शास्त्र के अंदर इसको माना गया है। इस जगह में यदि आपने किसी भी प्रकार का मलमूत्र किया, आपने गंदगी वहां पे स्टोरेज करी है, तो यहाँ से दुष्परिणाम मिलने वाले हैं। ये दुष्परिणाम आपकी समृद्धि नहीं होने देंगे, आपको सुखी नहीं रहने देंगे। ये पुत्र संतति की भी मूल दिशा है।
यदि ये स्थान पे आपने इस स्थान को काट दिया, सपोज करो निर्माण में आपका ये कोना नहीं है, तो इस स्थान में सुख समृद्धि कट जाती है। अपना कंस्ट्रक्शन यदि इसी प्रकार से हुआ इस प्लॉट में, तो ये कोना कट गया। जब ईशान कोना कट जाता है, वो भी दोष है ईशान कोना का, तो ईशान कोना कट जाता है तो किसी प्रकार की सुख समृद्धि वहां पर नहीं होती है। विशेष तौर से उस मकान में पुत्र संतति कभी नहीं होती है, और यदि पुत्र संतति होती भी है तो वो चलती नहीं है जनरेशन। साल 2 साल 3 साल 5 साल, मैंने इसके 15-16 साल तक के परिणाम देखे हैं। शास्त्र 18 साल तक वर्णित करता है, मेरे जीवन में ऐसे कई अनुभव है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रहे कि कोई भी प्लॉट अपन ले रहे हैं तो उसके अंदर ये कोना किसी भी प्रकार से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम लोग इस कोने की चर्चा कर रहे हैं, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये निर्माण होना चाहिए। इसमें मलमूत्र नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। इस स्थान पर किसी भी प्रकार से आपको मलमूत्र का स्टोरेज भी नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेट्रिन बाथरूम टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और ये ईशान वास्तु पुरुष का ये ईशान है, यानी कि ये शर है, तो यहाँ पर आपको शांत यानी कि शीतल जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, खुला रहना चाहिए। यहाँ पे अग्नि की व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये विपरीत हो जाएगा। अग्नि की व्यवस्था, अग्नि कौन होता है, तभी इसकी उल्टी व्यवस्था यदि आपने यहाँ कर दी तभी आपको दोष देगा। ये हल्का होना चाहिए, यदि आपका शीर जैसे हल्का होता है, भगवान ने प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है कि आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है, शरीर में मस्तिष्क को जो कंट्रोल का जो सेंटर है आपका, मैनेज जो करता है पूरी सारा जो चलता है, सारी व्यवस्था है, वो हल्का रख रखा है, भगवान ने सबसे ऊपर रख रखा है। इसलिए इसी प्रकार से ईशान वास्तु पुरुष का सिर है। यदि यहाँ पे आपने कोई भारी वजन रख लिया, भारी आपने बोझ रख लिया, इसको बहुत ऊंचा कर दिया, इसको आपने ढक दिया, इसको आपने काट दिया, यहाँ आपने कोई शस्त्र रख दिया, आपने कोई तलवारें वगैरह आपने रख दी, कोई लोहा वगैरह रख दिया आपने हेवे सामान, तो आपकी स्मृति को ये प्रतिकूल प्रभाव देगा, अनुकूल प्रभाव नहीं देगा, ऐसे डिफेक्ट रिजल्ट आउट करेगा ये चीज। तो ध्यान रहे कि ईशान कोण में किसी भी प्रकार से अपने को मलमूत्र, गंदगी, ऐसी कोई भी चीजें यहाँ पे आपको नहीं रखनी चाहिए। मूलतः इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये रेजिडेंशियल में आपको आवासीय अवस्था में आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, मेहमानों के लिए, आगंतुकों के लिए आप स्वागत कक्ष का यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं, जिसको आप ड्राइंग रूम कहते हैं, सबसे बेस्ट होता है। देवताओं के लिए पूजा का स्थान बना सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग ईशान कोण कहते हैं, कि देवताओं के यहाँ पे पूर्व दिशा में अपना मुंह रहे, देवताओं का मुंह पश्चिम में रहे, हो सके तब तक ऐसी कोशिश कर ले, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करना है। सूर्य सबका कारक है, सूर्य सबका कारक है, जो दिशा उधर है तो अपना मुंह जो है पूर्व दिशा में रहे। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूर्व दिशा, इसको ज्ञानार्जन करना हो वो ईस्ट फेसिंग बैठ करके ज्ञान ग्रहण करें, अर्थात ईस्ट फेसिंग सोए, तब भी उसके लिए अच्छा रहता है। जो बुद्धि परक जिसको ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान परक कोई कार्य करता है, तो उसके लिए हमेशा ईस्ट फेसिंग बिल्कुल ही अच्छी दिशा रहती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि भगवान का स्थान ईशान कोण में इस जोन में आ जाए पूरा पूरा आपका। ईशान कोण में देवता का स्थान आपका आ जाए, बैठक कक्ष का आप चाहे तो आप यहाँ बना सकते हैं, आपकी अनुकूल व्यवस्था बनती है एज पर यूर, जैसा प्लॉट आपके पास में है, जैसी व्यवस्था आपके पास में है, तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अथवा तो इस जगह पर आप जो है स्वच्छ जल की व्यवस्था कर ले, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी आप यहाँ लगा देवे, अथवा तो फ्रेश पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना होगा आप इस क्षेत्र में बना देवे, तो सबसे बेस्ट होता है। हाँ, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कहीं कुआं खोद रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हो कि इसका जो बंथड़ आता है उस डायगोनल लाइन को कहीं क्रॉस कर रहा हो, उससे आपको बचना पड़ेगा। इसका एक पार्ट इधर का, एक पार्ट इधर का छोड़ देवे, इसको जब अपन 3-3 में डिवाइड करते हैं तो विशेष आपको ख्याल रखने की बात है, जो हम आगे नेक्स्ट दूसरे सत्र में आप लोग इसमें विश्लेषण करेंगे, कोई तकलीफ नहीं उसमें। और ये रहा हमारा ईशान कोण। ऐसे तो इसको हम लोग डिटेलिंग के लिए काफी में बाद में अलग अलग पार्ट में मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके यूट्यूब पे मैं आपको लोड करूंगा, आप इसका ज्ञान का लाभ ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। किंतु फिलहाल तौर से मैं आपको एक बेसिक मोटे तौर से मैं समझा रहा हूँ। डिटेलिंग तो काफी लंबी है कि हम लोग सुबह से शाम तक भी एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा नहीं होगा।
मोटा मोटे तौर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ईशान कोण को बिल्कुल स्वच्छ रखें, यहाँ पे इसको पैक नहीं रखें, इस कमरे को पैक नहीं करें, इसमें खिड़कियां रहें, स्वच्छ हवा आने जैसी स्थिति आप रखें, इसमें इस चीज का विशेष तौर से आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आते हैं पूर्व दिशा। पूर्व दिशा हमारी खुली रहनी चाहिए, खिड़कियां रहनी चाहिए। ये पुत्र का कारक दिशा है। यदि ये दिशा में कोई दोष है, पूर्व दिशा में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, यहाँ पे भी यदि कोई गंदगी है, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे भी यदि गंदगी है, तो सूर्य दूषित के रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कि आदमी कभी पैक हो गया, बंगा डाल दिया, तो व्यक्ति जेल तक जा सकता है कि सूर्य से रिलेटेड रिजल्ट मिलते हैं, उसको पनिशमेंट मिलता है पूरा उसको। तो सूर्य को स्वच्छ रखें, सूर्य की किरणें अंदर आने दें, साफ सुथरा स्थान इसको बना के रखें। इसमें भी कोई ऐसी गंदगी चीज नहीं रखनी चाहिए। मोटा मोटे तौर से कह सकते हैं कि ईशान की दिशा है पूर्व दिशा, तो इसमें भी गंदगी अपनी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे भी खिड़की रखनी चाहिए। ये पुत्र संतति की दिशा है। इस जगह पर यदि आप अपने बेटे का कमरा बनाते हैं तो बेटा आपका बिल्कुल स्वच्छ, यश, कीर्ति वाला, प्रसिद्धि वाला, ज्ञान को ग्रहण करने वाला, किसी प्रकार का निरोगी, कोई रोग नहीं रहे उसके, इस प्रकार के परिणाम पूर्व दिशा के कमरे में बनाने से आपको मिलेगा। उसकी उन्नति होगी बच्चे की, बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा, ज्ञान को ग्रहण करेगा और ज्ञान परक कार्य के अंदर पारंगतता प्राप्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु इसीलिए ध्यान रखा जाए कि अपने इस डायरेक्शन में भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं रखना है, ऐसा कोई दोष नहीं बनने देना है जिसके कारण में ऐसी कोई तकलीफ हो। दोष बनते हैं इसी प्रकार से कि सूर्य से रिलेटेड भी कोई ऐसी काली चीजें या ऐसा कोई स्टॉक या ऐसा कोई संग्रहण यहाँ पे ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये भी साफ सुथरा रहना चाहिए। बच्चों के लिए कमरा है, आप इसको ड्राइंग में भी काम दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं बनता है, अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। किंतु बस गंदगी आपको यहाँ नहीं रखनी है और इसको पैक नहीं रखना है। इस दिशा को पैक कर देता है कोई व्यक्ति, किसी प्रकार का स्टॉक बना करके डमी करके इस दीवार को पैक कर देता है, यदि खुला नहीं रखता है, यदि वहां कोई खिड़की नहीं होती है, कोई वेंटिलेशन नहीं होता है, कोई दरवाजा नहीं होता है, उस केस में वो पैक मान लिया जाता है। और यदि पैक हो जाती है उस दिशा को ऐसा कोई कक्ष बना करके, तो उस वास्तु के जो प्राणी है वो कभी भी विकास की ओर अग्रसर नहीं होते हैं, वो विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस उसका पैक है। सूर्य जो बढ़ता रहता है तो ये खुला रहना चाहिए, इसको गति मिलती रहनी चाहिए। यदि आपने इसको पैक कर दिया है, इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस को आपने रोक दिया है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये सूर्य से रिलेटेड चीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे आते हैं तो हमारा अग्निकोण, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं। तो ये अग्निकोण जो होता है इसके नाम से ही विदित है, आप समझ गए होंगे कि ये किस तत्व का कारक है, क्योंकि ये अग्निकोण कहलाता है। सीधी सी कहानी है, जैसा इसका काम है वैसा इसका नाम है। यानी कि इस कोने में अग्नि से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, यानी कि आपका किचन, आपका चूल्हा या अग्नि से रिलेटेड कोई भी यंत्र जिसको आप उपयोग कर रहे हैं घर में या किसी वास्तु में, तो उसके लिए मूल प्रधान जो स्थान होता है वो आपका अग्निकोण होता है। तो अग्निकोण में इस स्थान पर यदि आप संबंधित अग्नि से कोई भी काम करते हैं तो उससे संबंधित रिजल्ट बहुत ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई संपन्नता में कोई कमी नहीं रहेगी। ये संपत्ति कारक जगह होती है। आदमी यदि इस पे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखता है तो अपने फिक्स एसेट्स का निर्माण करते जाता है, यानी कि रेजिडेंस भी उसका हेल्थ, उसका स्वास्थ्य की कारक जगह अग्निकोण होती है। इसी प्रकार से कोई कमर्शियल वास्तु है या कोई इंडस्ट्रियल वास्तु है तो उसके अंदर भी बॉयलर्स वगैरह ऐसे कुछ रहते हैं, अग्नि तत्व से रिलेटेड कुछ चीजें होती है, तो वो चीजों का स्थान मूलतः अग्निकोण होता है। यदि वो यहाँ लगती है तो वो प्रॉपर वे में काम करते हैं और वो इंडस्ट्री किसी प्रकार से बीमार नहीं होती है, उसके कामकाज चलते रहते हैं। सीधी सी कहानी है। तो ये अग्निकोण से रिलेटेड मैंने आपको चीज मोटा मोटे तौर से बता दी, जिसको आपको केयर करना पड़ेगा। तो अग्नि को बुझाने वाला तत्व है जल तत्व है। ध्यान रहे
इसका विपरीत तत्व कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आपने, जैसा मैंने यहाँ बताया था कि जल के बजाय यदि आपने अग्नि रख ली तो ये भी तकलीफ हो जाती है, उसी प्रकार से यदि आपने अग्नि की जगह पे जल रख लिया तब भी आपको तकलीफ हो जाएगी। एक्सीडेंट होना, दुर्घटनाएं होना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, बीमारियों का आना, ये सब सारी जो दिशाएं होती है, कारक जो होता है उसका अग्नि कौन होता है, क्योंकि शरीर को जो खाद्य सामग्री जो जाती है वो मूलतः यहाँ से जब पकती है वो ओरिजिनल अपना परिणाम देती है, अच्छा परिणाम देती है। जैसे ही आपने यहाँ पे अग्नि तत्व की जगह पे यदि आपने जल तत्व की प्रचुरता दे दी तो इस प्रकार के आपको दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं, मिलते हैं। इसलिए इससे बच के रहना चाहिए हमेशा। मूल इससे संबंधित जितनी चीजें हैं वही इस जगह पर आपको रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं तो ये आपके हैं आपका दक्षिण, ये साउथ जो दिशा है जिसको हम लोग दक्षिण दिशा कहते हैं, यम की दिशाएं हैं। तो हमेशा इस बात का अपन ध्यान रखें कि ये एक्चुअली मूलतः प्रधान जो होता है, हेड जो होता है, उसका शयन कक्ष का दक्षिण वाला जो है कि मूल स्थान बनता है। तो दक्षिण वाली जो दिशा है ये आपका बेडरूम का मूल स्थान शास्त्र के अंदर बनाया गया है। यहाँ व्यक्ति रहता है उसको कोई तकलीफ नहीं आती है, हर प्रकार से वो कमांडिंग कर सकता है, हर प्रकार से किसी काम को अच्छा अंजाम तक ले जा सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं आती है, पावर बना रहता है, उसकी नियंत्रण क्षमता जो है वो बनी रहती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये रहे इस दिशा में। ये दिशा हमेशा ऊपर हो सकती है, हाइट पे आ सकती है, ऊंचा आ सकता है, किंतु ऐसा नहीं हो कहीं आपने यहाँ बेसमेंट बना दिया, आपने कहीं खड्डा बना दिया, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमेशा शास्त्र का यही नियम है कि सबसे नीची दिशा ईशान कोण रहेगी, सबसे ऊंची दिशा आपका ये नैऋत्य कोण रहेगा, आपका दक्षिण रहेगा, उसके बाद आपका पश्चिम आ जाएगा, उसके बाद आपका वायु आ जाएगा, अग्नि कोण आ जाएगा, अग्नि से वायु आ जाएगा, सीधी काशी है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ भी कोई खड्डे वगैरह आपके नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी दक्षिण दिशा है। मूलतः मेन रूप से देखा जाएगा तो जैसे ईशान कोण ये बच्चों की दिशा है, पुत्र संतति की दिशा है, इसी प्रकार से ये दक्षिण जो दिशा है वो प्रधान महिला की दिशा है। इस मकान में रहने वाली जितनी महिलाएं हैं उसके जो कमांडिंग करने वाले जो हेड है, फीमेल जो है उस घर के अंदर, उसमें ये कारक दिशा है दक्षिण आपकी। यदि यहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो ये सारे के सारे दुष्परिणाम सीधा प्रधान महिला के ऊपर दृष्टिगोचर होंगे। इसलिए ध्यान रहे कि इसमें किसी प्रकार की कोई भूल नहीं हुए, न कोई दिशा ये कटनी चाहिए, नए दिशा में खड्डा होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं हो कि यहाँ पे भी ये मंगल का स्थान कहलाता है, मंगल का स्वभाव है धर्म, तो उस जगह पे भी यदि आपने किसी प्रकार से पानी की टंकी डाल दी तब भी वो दुष्परिणाम अपने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार से आपने को पानी की व्यवस्था भी आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण आता है। शास्त्र के अंदर इस कोने का स्थान हमेशा जो है शस्त्रागार का दिया गया है। अस्त्र शस्त्र रक्षा करने की जो व्यवस्था होती है वो ये जगह है। पितृ जो अपने पूर्वज जो होते हैं उनका स्थान बनाने का मूल स्थान नैऋत्य कोण है। जितने अपने पूर्वज हैं, जितने कोई पितृ हैं, उनको पूजा के लिए स्थान घर के अंदर देना है। उस घर का स्थान आप साउथ वेस्ट दे दीजिएगा तो उनका आशीर्वाद पितृलोक से भी आपके ऊपर बरसता रहेगा, क्योंकि आशीर्वाद स्वरूप आप प्रकृति करते रहेंगे, आप उन्नति करते रहेंगे, वो कभी नाराज नहीं होंगे। उनका स्थान देने का स्थान साउथ वेस्ट बनता है, या शस्त्र रखने का स्थान शस्त्रागार बनता है। आजकल इतनी जगह नहीं होती है, इस वजह से कुछ जगह नैऋत्य के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद में साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना देते हैं मूलतः। तो कम से कम 1 फीट 1.5 फीट उसका सिस्टम कहता है शास्त्र का। ये जो कमरे का कोना है 1/9 का, यदि कि इसका तीसरा जो हिस्सा है उसमें खाली रखना चाहिए, जिसको आप साइड टेबल पलंग ऐसा कुछ भी आप कोई अलमारी वगैरह ऐसा कुछ निर्माण कर देते हैं, उस जगह पर वो शस्त्रागार का वो स्थान मान लिया जाता है ताकि ये बैलेंस पूरा बना रहे। इसके इंक्लूडिंग हो जाता है मास्टर बेडरूम का मूल जगह बनती है। तो ये आपका साउथ वेस्ट जो है वो पितरों का स्थान है मूलतः, इसलिए आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखें। यहाँ किसी प्रकार की आपने प्रॉब्लम की, यहाँ यदि आपने खड्डा किया, यहाँ काट दी जगह को, तब भी प्रधान पुरुष उस पर विपत्ति आ जाएगी, उसको तकलीफ आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये भी समस्या आ सकती है। कभी उसके साथ कोई घटना घट जाए
ऐसी वो दुर्गति हो जाती है। इसलिए ऐसा कभी भी अपने को नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूर्ण रूपेण केयर करना है कि यहाँ खड्डा नहीं करना है, इसको नीचा नहीं करना है, इसको जितना आप ऊंचा रख सकते हैं। पूरे मकान में सबसे हाईएस्ट स्थान आपका यही है कि आप इसको जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ज्यादा बढ़िया है। आप उसको करें, उसको उतना अच्छा, वो सबसे बढ़िया है। तो नैऋत्य में ये रहा, नैऋत्य में ऊपर से भी कोई होल खड्डा नहीं होना चाहिए, नीचे भी आपको खड्डा नहीं होना चाहिए। तो ये साउथ और साउथ जो है ये पूरे मास्टर बेडरूम की जगह है, यहाँ आपको करना चाहिए। टॉयलेट भी आपको मूलतः जो है कि आपको इस कोने में खड्डा नहीं बनाना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए, कब छोड़ करके आपको प्लान करना चाहिए। उसके बाद में हम आते हैं पश्चिम दिशा। ये जो पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा जो है ये पुरुष प्रधान की मूल दिशा है। जैसा दक्षिण महिला प्रधान की दिशा होती है, इस प्रकार से ये पुरुष प्रधान की दिशा है। क्योंकि जैसे पुत्र का कारक पूर्व दिशा है तो पुत्र का कारक आपकी उत्तर दिशा है। इस बात को सदैव ध्यान रखें। तो यदि यहाँ पे भी किसी प्रकार का खड्डा, कुछ भी कटाव, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखें। मास्टर बेडरूम आपने यहाँ बना दिया और आपके दो पुत्र हैं, तो आपका जो है कि सेकंड पुत्र आपका दक्षिण में चला जाएगा, फर्स्ट पुत्र आपका प्रथम ज्येष्ठ पुत्र यहाँ चला जाएगा। उससे छोटे वाले सेकंड नंबर का बेडरूम आप यहाँ बना लीजिए, ताकि परिवार में पूरा पूरा आपका बैलेंसिंग बना रहेगा। पूर्व दिशाएं बच्चों की दिशाएं हैं, ईशान दिशाएं बिल्कुल शिशु दिशाएं हैं। इस बात को अपन केयर करें। तो पश्चिम दिशा में भी किसी कटा नहीं चाहिए। ये वरुण देवता का स्थान है, मूलतः जल देवता का स्थान है। आपको ओवरहेड टंकी वगैरह कुछ बनानी हो तो सारा सारा पश्चिम दिशा में रख दीजिए। वहां से जल का जो प्रवाह जाएगा घर के अंदर आपको शुभ परिणाम देगा। इसलिए ओवरहेड टंकी का प्रोविजन हमेशा प्रयास करके वेस्ट में करना चाहिए। ये इसका मूल स्थान है। तो आप इस चीज का अपने को केयर करें कि पश्चिम दिशा आपकी वरुण देवता की दिशा है। और ध्यान रहे कि माँ सरस्वती का जो स्थान है, अक्षरतया मैंने देखा प्रैक्टिकल तौर से, तो सरस्वती का जो मूल स्थान है वो माँ पश्चिम ही स्थान है माँ सरस्वती का। तो बच्चों को यदि स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए यदि स्थान बनता है तो ये प्राथमिक है, मूल दिशा आपकी ये। यहाँ हमने प्रैक्टिकल ऐसा देखा मैंने मेरे जीवन में कि जिन्होंने वेस्ट में पढ़ाई करी है वो मेरिट में आए हैं। तो इसके बाद यहाँ नहीं बनता है किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, तो फिर बच्चों को पढ़ने के लिए आप ईशान कोण देवे, पूर्व दिशा देवे, कोई बात नहीं। अच्छी दिशाएं भी गुरु का स्थान है, सूर्य का ऐसा स्थान है, किंतु मूल माँ सरस्वती का शारदा का जो स्थान है वो पश्चिम दिशा है। मैं हटके चीज आपको बता रहा हूँ, आप इसको गौर कीजिएगा, आप स्टडी कीजिएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यहाँ जो बच्चा आपका उसका शयन कक्ष भी है यहाँ पर, तब भी पढ़ने में बहुत ही ज्ञानी होगा, हमेशा आगे बढ़ेगा, किसी चीज को ज्ञान प्राप्त करने में कभी पीछे नहीं रहेगा। तो ये आपका जो है पश्चिम दिशा है, इसको आपको केयर करना है। उसके बाद में हम आगे आ जाते हैं। तो ये वायु कोण, तो वायु कोण जो है ये हमारा वायु कोण कहलाता है पूरा पूरा ग्रंथ। वायु कोण में हमारी सीढ़ियों के लिए मूल स्थान होता है, जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चली जाए ताकि वो क्रमशः उस मास्को में क्रमशः चलता रहे स्थान। वायु कोण उसका स्थान है। मनमूत्र का स्थान है कि वायु के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि वायु प्रधान तत्व, जो वायु तत्व है उसकी प्रधान दिशा है वायु कोण। यहाँ पे आप अपनी लैट्रिन, अपना बाथरूम या किसी प्रकार की गंदगी सोच निवृत्त करने की जो भी व्यवस्थाएं आप कह सकते हैं, जिस कल्चर में जो भी व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो सारे आप इस जोन में आप कर ले। तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इससे रिलेटेड कोई तकलीफ हो। वायु में हमेशा, क्योंकि ये जो गंदगी है वो वायु में मिलकर के विलीन हो जाती है, इसलिए हमेशा वायु कोण में टॉयलेट के लिए मूल स्थान माना गया है, सीढ़ियों के लिए मूल स्थान माना गया है। और यदि यहाँ पे किसी कमरे का बनाना पड़ गया, कमरा बनाना पड़ गया, गेस्ट रूम बनाना पड़ गया, तो उसके लिए गेस्ट रूम के मूल स्थान है। क्योंकि यहाँ गेस्ट आपका मकान में आएगा तो ज्यादा नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा अपना काम करके। तो इसलिए इसको गेस्ट रूम के लिए भी उपयुक्त स्थान माना गया है, टॉयलेट के लिए उसको माना गया है, जिसका आप भोजन कर सकते हैं। टॉयलेट के लिए ये आपका वायु कोण रहा। बच्चियों की भी आप कमरा यहाँ दे सकते हैं कि बच्चे भी बहुत जल्दी शीघ्र स्वरूप से बड़ी होकर के उनकी शादी हो जाए, पराए घर में चली जाए, वो अपना सही स्थान पे चली जाए। उनका जो बेडरूम होता है, उनका जो शयन कक्ष है बच्चियों का,
उसको यहाँ बनाने का भी शास्त्र विधान है, इसलिए कि वो उनको उचित समय पर उचित स्थान पर वो अपने जगह का एंगेजमेंट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इस वास्तु का संबंध उनसे बना रहे, इसलिए ये वायु कोण उसके लिए व्रत है। उसके बाद हम आएंगे उत्तर दिशा के ऊपर। उत्तर दिशा ये जल की दिशा है, यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड कोई पानी के टैंकेजेस बनाने हो, ये मूल जोन है, यहाँ बनाना चाहिए। उसके बाद में इसको खुला रखना चाहिए, यहाँ से खिड़कियां रखनी चाहिए। ये स्थान उत्तर और पूर्व दिशा, इस मकान के अंदर वेंटिलेशन आने के लिए पूर्व उत्तर दिशा हमेशा इसको खुला रखना चाहिए ईशान कोण से। तो इसको कोशिश करके इसको खुला रखें। यहाँ पे किसी प्रकार का मलमूत्र नहीं बनावे, किसी प्रकार की सीढ़ियां नहीं देवे। यदि इस दिशा को आपने ऊपर कर दिया तो आदमी हमेशा कर्जदार बना रहेगा, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर का मूल स्थान है ये। यदि इस स्थान पर आपने दूषित कर दिया, इसको आपने डिफेक्ट कर दिया, आपने सीढ़ियां बढ़ा दी, आपने मलमूत्र बना दिया, इसको आपने ऊंचा कर दिया, इसको यदि आपने भारी कर दिया, इसको आपने काट दिया, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के दोष बनते हैं वास्तु के। ऐसी कोई यदि आपने दशा बना दी है इसकी, तो उस केस में आप हमेशा फाइनेंशियली जो है आप प्रॉब्लम में रहेंगे, आर्थिक समस्या से आप जूझते रहेंगे, आप हमेशा कर्जदार बने रहेंगे। पैसा आपको लेना ही पड़ेगा किसी और से, भले ही ना आपका काम चल रहा हो। इट मींस आप हमेशा अंडर टेंशन आप बने रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्र मना करता है। इस दिशा को खुली रखिएगा, उसको हल्की रखिएगा, पानी का स्थान रखिएगा, वेंटिलेशन हवा आने जाने के लिए इसको जगह खाली रख दीजिएगा। इस प्रकार से इसको काम ले सकते हैं। बैठने के लिए ड्राइंग यदि आपका ईशान में नहीं बन सकता है किन्हीं अवस्थाओं में, तो आप इसको ड्राइंग रूम में भी आप काम ले सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। हम उसके बाद आ जाते हैं आपका ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में हमेशा खुले रखने का विधान है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि ब्रह्म स्थान के अंदर यदि व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि की है, सेंटर में यदि आपने यहाँ कॉलम खड़ा कर दिया है, यदि आपने यहाँ दीवार बना दी है, यदि आपने कोई टांका बना दिया है, यदि आपने अंडरग्राउंड किसी प्रकार का कोई भी टैंकेजेस बना दिया है, या आपने कोई अंडरग्राउंड यहाँ पे बना दिया है, तो इस प्रकार की और किसी भी प्रकार की और भी कोई त्रुटि हो सकती है जिससे ये जगह भारयुक्त हो जाए या पैक हो जाए। इसको पैक निर्माण से भी यदि आपने पैक कर दिया, उस केस में भी ये ब्रह्म स्थान बहुत ही दुष्परिणाम देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन भी आपने इस स्थान में कोई डिस्टर्ब किया है, और जैसे ही जिस दिशा की कोई प्रॉब्लम है, ये तुरंत उसको सपोर्ट करके उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट दे देगा। वो रिजल्ट आपका डिफेक्ट रिजल्ट है, वो तुरंत रिजल्ट दे देगा। जो रिजल्ट आपको 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या आपको साल भर में देने वाला था, यदि ब्रह्म स्थान को आपने दूषित कर दिया, तो ये ब्रह्म स्थान उसको सपोर्ट कर देगा, क्योंकि ये सबका एक केंद्र बिंदु है, एक ध्रुव बिंदु है। ये ऐसा ब्रह्म स्थान है, इसको महाब्रह्म स्थान कहा गया है। चूंकि इसको इसलिए खाली रखना चाहिए, ये ब्रह्मादि का स्थान है, ये पूजा का स्थान है। ये इस जगह पर सिर्फ एंड सिर्फ आप तुलसी जी का स्थान बना सकते हैं, आप वेदी बना सकते हैं, आप पूजा के लिए कक्ष बना सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं बिना पैक किए हुए। ऐसा कुछ करते हैं तो अच्छा परिणाम देता है, किंतु यदि यहाँ पे आपने सोने का वृक्ष भी लगा दिया है, तब भी ये दुष्परिणाम देगा। तो हमारे को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो पाए। अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे कि हम इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो बस विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इसको किसी भी प्रकार से कवर नहीं करना है, पिलर नहीं बनाना है, दीवार नहीं बनाना है, या ऐसा कोई भी कामकाज यंत्र या कोई मशीनरी या आपका कोई भी ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं लगाना है जिससे ये स्थान कवर हो जाए, जिससे स्थान ये कट जाए। यदि आपने यहाँ किया है तो बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी त्रासदी देखी है। मैं सन 2001 में भोपाल का जो गैस कांड हुआ था, वहाँ जाने का मौका मिला था मुझे। मैंने एनालिसिस किया था जो भोपाल की त्रासदी हुई थी। ब्रह्म स्थान में बॉयलर लगा हुआ था, कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी आप सब लोग जानते हैं। तो
ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण बताया है, उसके पहले के मेरे कई तजुर्बे हैं, मैं तो आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। उसके ब्रह्मस्थान में बॉयलर था, उस फैक्ट्री के यूनिट के, तो किसी भी यूनिट में यदि ऐसा होता है तो रिजल्ट डिफेक्ट ही आएंगे, अच्छा कभी भी परिणाम मिल नहीं सकता है। तो ये ब्रह्मस्थान को अपने को केयर करके चलना है, ईशान कोण को केयर करके चलना है, किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि नहीं हो पावे, इस प्रकार से अपने को मूलतः ध्यान रखना है। तो आज हमने जो बेसिक चीज़ों पे जो कंसेप्ट ध्यान रखा है, एक रेजिडेंशियल वास्तु को मूलतः ध्यान रखते हुए मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं साहब, आपने बढ़ा तो दिया, आपने तो प्लॉट की बात बता दी। अब हमारे तो देश में बाहर भी है, सब फ्लैट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंडिविजुअल बंगलोस होते हैं, डुप्लेक्स भी होते हैं। तो सब उस केस में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बिल्कुल आपने सही सोचा है। मैं आपको उस तरफ आगे इंगित करूंगा कि चाहे आपका फ्लैट हो, आपका इंडिविजुअल बंगलो हो, सिंपल ग्राउंड पे बना हुआ आपका मकान हो, अथवा और किसी भी टाइप का आपका निवास हो, ये जो सिद्धांत लागू होते हैं वो दिशाओं के अनुसार सब जगह पर ऐसा ही लागू होता है। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्सों में ऐसा होता है कि जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं आकाश तत्व की प्रचुरता मिलती है, उस जगह में आपको कहीं पैकिंग वाला मेटेरियल जो रहता है वो थोड़ा सा गौण होता जाता है, दोष कम हो जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि आप ऊपर भी गए तो आपका पानी जल तत्व आपने अग्निकोण में डाल दिया है तब भी कहेंगे कि आकाश तत्व काम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा इस दिशाओं के आधार से जो व्यवस्था जहां अपने को चाहिए वो वैसे ही होनी चाहिए, फ्लैटों में भी। इस बात का आप ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि अब अपन बेसिकली इसमें एक मोटा मोटी तौर से जो चर्चा होनी चाहिए वो अपन ने चर्चा कर चुके हैं। अब आगे आएंगे अपन लोग कि इसमें डिटेलिंग में हम जाएंगे कि एक होटल का वास्तु क्या होना चाहिए, एक हॉस्पिटलिटी बिल्डिंग का जो वास्तु क्या होना चाहिए, एक एजुकेशन बिल्डिंग, एक इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग सेंटर जहाँ शिक्षा दी जाती है, ऐसी बिल्डिंग का वास्तु किस टाइप से होना चाहिए, अथवा कोई पब्लिक यूटिलिटी को कोई बिल्डिंग है उसका वास्तु किस प्रकार से होना चाहिए, या गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग जो कोई एडमिन ऑफिस ऐसा बना हुआ है, सपोज करो कलेक्ट्री है आपका, विधान भवन आपके, संसद भवन आपके, तो सबकी कंसेप्ट जो है उस काम के आधार से इस पावर को डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट इसके बाद क्रमशः में और भी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं ऐसे मैं एक एक चीज करके आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, नेक्स्ट उसको यूट्यूब पे मैं लोड करता रहूँगा। तो इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार मिलते हैं। जिसको जीवन में जो थक गया आदमी कि मैं बहुत ये किया वो किया सब कुछ किया फिर भी मेरा फेल हो रहा है, फिर भी मेरी इंडस्ट्री फेल हो रही है, फिर भी मेरा बिजनेस फेल हो रहा है, फिर भी मेरा जो शोरूम मेरा फेल हो रहा है, फिर भी मैं कोई ऐसी एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ एग्रीकल्चर वो मेरी फेल हो रही है, सपोज करो मेरी मार्केटिंग का काम है मैं फेल हो रहा हूँ, मेरी रिटेल की चेन है मैं फेल हो रहा हूँ, मेरी होटल बनी हुई है मैं उसमें फेल जा रहा हूँ, मेरी रेस्टोरेंट की चेन है मैं उसमें फेल जा रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल बना हुआ है मेरा फेल हो रहा नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्रमशः इसमें करेंगे। उसके बावजूद भी आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, यदि आप कि तुरंत डिसीजन चाहिए रिजल्ट, आपको विश्वास नहीं हो, आप अपनी बिल्डिंग का, आप अपनी बिजनेस जो आपका ऑफिस है या बिजनेस का जो भी आपका हाउस है, आप उससे रिलेटेड आप कुछ तक तो मुझे फोन लगा करके मुझे फोन पे बताएं। आप मैं आपको उसी फोन पे चालू फोन पे आपको मुझे उसकी स्थिति बताया, मैं समस्या बताऊंगा, या आप समस्या बताया मैं आपकी स्थिति बताऊंगा, क्योंकि ये इतनी तकड़ी चीज है वास्तु कि हमें कहीं हाँ बिल्कुल निराकरण करने के लिए भी मैं आपको निराकरण बता दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, आप हमारे से विजिट करा दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किस प्रकार की डिफेक्ट है मैं आपको बता दूंगा, और कम से कम 3 से 4 महीने की तो मेरी गारंटी है, मैं आपके रिजल्ट को चेंज कर दूंगा, 100% चेंज कर दूंगा।
इसमें कोई शक नहीं है किसी प्रकार का। बहुत पावरफुल नॉलेज है ये। मैं बिल्कुल उल्टा कर सकता हूँ, बशर्त है कि आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, मुझे सक्सेस प्राप्त करनी है, मुझे इसमें सफल होना है, मेरी क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन 100% दावे के साथ कर सकता हूँ और बिल्कुल कर दूंगा। आज तक मैंने कई लोगों का किया है और आज तक करता आ रहा हूँ। आज तक कोई भी कंप्लेंट हमारे साथ नहीं करता है। बोलता है पॉलीवाल जी आपका बहुत कृपा है, बहुत आभारी हम लोग आपके हैं, हम जीवन भर तक आभारी रहेंगे कि आपने हमें डूबते हुए बचा दिया, आपने हमारी नैया पार लगा दी। हम तो डूब चुके थे। हमने ऐसे कई इंडस्ट्री देखे हैं जिन्होंने आज बाइंड अप कर रहे हैं फैक्ट्री, ताला लगाने जा रहे थे, हम तो दिवाला हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अंतिम सारा पालीवाल जी का कहीं नाम मिला है, हम आपसे हेल्प चाहते हैं। मैंने कहा मैं आ गया हूँ, आपकी ये तो चला दूंगा, इंडस्ट्री दौड़ा दूंगा और नई इंडस्ट्री स्थापित कर दूंगा। ऐसे हमने कई इंडस्ट्री स्थापित कर चुका हूँ, चला चुका हूँ, दौड़ा चुका हूँ। बस शर्त है आपके मन में वो भाव होने चाहिए, आपके मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में वो संकल्प होना चाहिए मेरे को कुछ करना है, प्रॉब्लम क्या आ रही है उसका सॉल्यूशन करना है और मुझे आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आप मेरी मदद ले सकते हैं। मैं 100%, मैं 24 आवर आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठा हूँ। और इंडिया नहीं, आप विश्व के किसी कोने में आप रहते हो, कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपकी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। बशर्त आपकी कामना होनी चाहिए, आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए, आपके मन में तय होना चाहिए कि मुझे काम करना है, मैं उस काम को करके दूंगा, गारंटी से करके दूंगा। कोई कहता है कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, आप फोन चालू रखिए, आप फोन पे बताइए, मैं आपको उसका कारण बताऊंगा और मैं आपको समाधान दूंगा और आपका सॉल्यूशन दूंगा। और वैसे भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको महीने भर में वैसे ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। 2 महीने में, 3 महीने से कोई रिजल्ट ज्यादा जाने वाला नहीं, 100 दिन में तो मेरी गारंटी है, उसमें कोई शक नहीं है। और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं तो आप मेरे से विजिट कराएं। मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं 9414684457। फिर से बोल रहा हूँ 9414684457। दूसरा नंबर मेरा है 9982130246। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड नंबर 9982130246। केशुलाल पालीवाल, पंडित केशुलाल पालीवाल, वास्तु कंसल्टेंट, उदयपुर। मेरी देख रेख में मेरा मूल काम वास्तु का ही है। मैं किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे 10 बाई 10 का ऑफिस कमरे से लगा करके आपके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्क्वायर फीट का भी कोई भी कॉर्पोरेट बिल्डिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी टाइप का निर्माण, आपका होटल हो, ऑफिस हो, दुकान हो, शोरूम हो, मेरी देख रेख में निर्माण करवाता हूँ। पूरा डिजाइन मेरे हिसाब से मैं करवाता हूँ। आर्किटेक्ट आपका जो भी हो आप कर लीजिएगा। आर्किटेक्ट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसा भी हो पूरी मेरी देख रेख में मैं डिजाइन करा दूंगा। आप करिए काम, पूरे मेरे सुपरविजन में काम कराता हूँ और कई काम कराए हैं, अभी भी मेरी कई साइटें चल रही है, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। तुरंत लाभ लीजिए। आप विषय आपकी दशा बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उठा के घंटी कीजिएगा, उठा के मुझे आप घंटी कीजिएगा, मैं तैयार हूँ आपकी सदैव के लिए। उसके बाद में भी कोई चीज है आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल का एड्रेस भी आपको दे रहा हूँ। उसके बाद में भी कोई चीज आप मुझे फोन कर सकते हैं। उसके बाद में भी ऐसा कुछ आपको जैसी मुझसे उचित सेवाएं लगे आप मेरे से ले सकते हैं। जीवन में निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई उदाहरण स्थापित कर चुका हूँ जो सारे हथियार छोड़ चुके थे, किंतु अंतिम स्थिति पे हमारे पास में आए और हमने उनको वापस किसी स्टेज पे किया। आज के इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, तो आप वास्तु का पूरा लाभ लें, वास्तु का पूरा ज्ञान आप प्राप्त करें। बेसिक नॉलेज में दे रहा हूँ, उसके बाद रिलेटेड कोई जरूरत लगती है आप मुझे बताएं। तो मैंने आपको आज का टॉपिक जो था एक बेसिक वास्तुशास्त्र रेजिडेंशियल को लेकर के जो मैंने आपको किया है, मैं इसके आगे भी इसको डिटेलिंग दूंगा कि कहां से आदमी प्रवेश द्वार करता है, कहां क्या स्थान बनाता है, तो क्या होता है। ऐसे भी मैं आपको काफी चीजें बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक एक चीज ले जाकर के डिटेलिंग में ले जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय भारत।